जैसा कि आप सभी को पता है 28 अगस्त को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए लगातार मैं दोस्तों आपको क्या है तैयारी कराते जा रहा हूं और आपके जो प्रश्न बैंक है त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल जारी हुआ है इसका मैं आपको क्या है सॉल्यूशन बताते जा रहा हूं, क्योंकि बहुत हाई चांस है इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे त्रैमासिक परीक्षा में। ओके, तो देखिए आपका ये क्या है लास्ट पार्ट 4 रहने वाला है। ओके, इससे पहले आपकी वस्तुनिष्ठ कवर करा दी, फिर क्वेश्चन आंसर भी हमने कवर कर लिए हैं। ओके, तो आपके 5 अध्याय आने हैं। 5वें अध्याय के मैंने आपको सबसे पहले 2 वीडियो में वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए थे, फिर आपके पार्ट 3 में मैंने आपको क्या अध्याय 1 अध्याय 2 के क्वेश्चन आंसर भी आपको कवर करा दिए थे। अब दोस्तों में अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय 5 इन 3 अध्याय के क्या है क्वेश्चन आंसर रह गए थे, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो आपको क्या है वीडियो को ध्यान से देखना है और जितने क्वेश्चन आंसर बताऊं तैयार करते जाइएगा। क्वेश्चन तो देखिए मैं बता ही रहा हूं, सॉल्यूशन भी उसके साथ में आपको बताते जा रहा हूं, समझाते जा रहा हूं, बस आपको क्या है तैयार करना है। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो होने वाली त्रैमासिक परीक्षा में दोस्तों आप क्या है 70 में 70 स्कोर करेंगे। तो हमें क्या है अध्याय 3 विद्युत धारा से क्वेश्चन आंसर देखने हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे आ जाते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट पदार्थ के आयनों द्वारा आवेश के प्रवाह में उत्पन्न किए गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। फिर नेक्स्ट हमारा ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के क्या अनुपात नियत होता है। ओम का नियम आपका हो जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है बीट स्टोन सेतु कब संतुलित कहलाता है। तो आपको लिखना है जब बीट स्टोन सेतु में सेल तथा धारा मापी दोनों की कुंजियां बंद होने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता है, अर्थात इसकी भुजा में कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो ये हमारा क्या सेतु क्या कहलाता है, संतुलित कहलाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मान लिखिए। तो आपको क्या मात्रक लिखना है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। मात्रक आपको बताना है, तो यह मात्रक भी आपका दिया है, तैयार आपको कर लेना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 ओम फिर आपका 4 ओम फिर 5 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, संयोजन के कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये दोस्तों आपका किस प्रकार से होगा, प्रतिरोधों का संयोजन और पार्श्व क्रम में है, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ये आपके क्या क्रम से प्रतिरोध है, इक्वल टू 1/R। ये आपका फॉर्मूला होता है। बस आपको यहाँ क्या है वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, तो पहला हमारा कितने हो 1 2 4 5 दिया, मैंने 2 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। ओके, जोड़ दीजिएगा तो कितना आपका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, तो आएगा 20 आएगा, फिर यहाँ आपका 10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 5 आएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सॉल्व। जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 19/20 इक्वल टू 1/R। हमें क्या आर की वैल्यू चाहिए, दोनों हमारे पलट जाएंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 ऊपर चलेगा 20/19। सॉल्व करेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1.05 ओम। तो ये आपका ये आंसर रहेगा। क्लियर है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1 ओम 2 ओम 3 ओम की 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करें कि तुल्य प्रतिरोध हमें 11/5 ओम प्राप्त हो। तो हम ये 3 दिए हैं प्रतिरोध, ऐसे कैसे न जोड़े कि हमें जो तुल्य प्रतिरोध है 11/5 ओम आ जाए। तो सबसे पहले हमारा जो क्या है 1 ओम और 2 ओम है, इन्हें हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। फिर जो हमें मिले उसको फिर क्या करना है, हमें 3 ओम के साथ क्या कर देना है, श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, तो हमारा ये प्राप्त हो जाएगा। लिखना कैसे है, तो ये आपका रहने वाला है इसका सॉल्यूशन। ऐसे आपको करना है, इसमें सिंपल आपको यहाँ बताना है कि हमारे प्रतिरोध हैं इनको संयोजित करने के लिए तुल्य प्रतिरोध अगर इतना प्राप्त करना है तो पहले हमें 1 ओम और 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़कर हमें क्या है जोड़कर जो है संयोजन प्राप्त होगा उसे 3 ओम के साथ हमें क्या श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, तो हमारा क्या है जो कुल तुल्य प्रतिरोध 11/5 ओम प्राप्त हो जाएगा, वो इसका अर्थ से आपका रहने वाला है। ओके, इस पर सॉल्व करने का तरीका आपका ये रहने वाला है। इसके आगे आपका सॉल्यूशन ऐसे रहने वाला है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी कार की संचायक व्यक्ति का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि व्यक्ति के आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है हो तो व्यक्ति में ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान बताइए। तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन रहने वाला है। ओके, बस ओम के नियम का हम प्रयोग करके निकाल सकते हैं।
ओम का नियम क्या है, आई बराबर क्या होता है, ई अपॉन आर होता है, विद्युत वाहक बल बटे आंतरिक प्रतिरोध। बस विद्युत वाहक बल भी है हमारे पास, आंतरिक प्रतिरोध भी है, वैल्यू रखेंगे 30 एम्पियर आ जाएगा। तो व्यक्ति में अधिकतम 30 एम्पियर की धारा निकाली जा सकती है। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किरचॉफ का लूप संबंधी नियम लिखिए। तो किरचॉफ का लूप संबंधी नियम क्या है कि किरचॉफ के वोल्टेज नियम भी कहता है किसी भी बंद लूप या परिपथ में सभी विद्युत विभव परिवर्तनों या वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या आधारित होता है। नेक्स्ट हमारा, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध देखिए तार की लंबाई पर निर्भर करता है, ओके, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और उसके साथ ही पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लिखने का तरीका आपका ये रहने वाला है। ओके, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विक्रमानुपाती होता है, और किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो ये आपके चालक के प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो आपको बताया जा रहा है। कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न। ओके, अब जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो तो आपको पता है कि इतना समय नहीं है कि आप सब क्वेश्चन पढ़ें, ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ दे दिए जाते हैं। लेकिन जो आपके हाई चांस है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहते हैं टॉपिक, उनको हम क्या है कहाँ कवर करेंगे। तो यहाँ में दोस्तों आपके 4 क्वेश्चन हैं आपके दिए 3 नंबर में। तो मैं पहला और तीसरा आपको बताने वाला हूँ जो आपके, तो मैं आपको यहाँ पहला और तीसरा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट रहने वाले। ओके, जैसे पहला है, इलेक्ट्रॉनों का बाय वेग किसे कहते हैं। क्या चालक के समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग अब बाय वेग की दिशा में होता है। इसका आपको क्या उत्तर कारण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन लिखना है, ये आपका सॉल्यूशन रहने वाला है। ओके, पूरा प्रॉपर मैंने तैयार किया है ताकि आपको क्या बताने में कोई भी, आपको तैयार करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ओके, ना मुझे बताने में कोई दिक्कत हो। तो देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों का बाय वेग किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का बाय वेग वह औसत वेग है जिससे किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में धीरे अववाह करते हैं, नहीं खिसकते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि क्या चालक के समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग अबाय वेग की दिशा में होता है। तो आपको बताना है अबाय वेग की दिशा में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग नहीं होता है। और इसे फिर आपको नहीं होता तो कारण ही बताइए। तो कारण ये है कि यादृच्छिक गति होती है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव भी और औसत वेग है। इनके कारण क्या होता है आपका जो अपवाय वेग की दिशा में सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग नहीं होता है। क्लियर है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ तीसरा में बताने वाला हूँ आपको, किसी चालक का प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। दो पदार्थ ए एवं बी में ए के प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बी की तुलना में दोगुनी है, इसका प्रतिरोधकता में क्या संबंध है। तो ये आपको इसका आंसर इस प्रकार से रहने वाला है। पहले तो आपको बताया जा रहा है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, चालक का प्रतिरोधकता के बारे में पूछा जा रहा है। किसी चालक का प्रतिरोधकता उस पदार्थ की एक आंतरिक गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने में उसकी क्षमता का दर्शाता है। यह चालक के आकार में से स्वतंत्र होता है। बाकी इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। फिर ये आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि दो पदार्थ ए और बी हैं, ए के प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बी की तुलना में दोगुनी है, प्रतिरोधकता में क्या संबंध बनता है। तो ये बताया जा रहा है ए के प्रति एकांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पदार्थ बी की दोगुनी है, बी से दोगुनी है, तो ए के प्रतिरोधकता पदार्थ बी से क्या कम होगी क्योंकि अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का धारा प्रवाह को अधिक आसानी से होने देते हैं। कंप्लीट हो जाता है। आगे हम दोस्तों देखने वाले 4 नंबर वाले इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 4 नंबर में देख लेते हैं। जैसे पहला हम देख लेते हैं, अब बाय वेग जिसे अनुवर्ण वेग कहते हैं और धारा घनत्व में आपको क्या संबंध स्थापित करना है। तो देख लेते हैं हम धारा घनत्व और अनुवर्ण वेग में संबंध किस प्रकार से रहना पहले वाला है। अनुवर्ण की परिभाषा दी गई है आपका। ओके, कई बार पेपर में डायरेक्ट आ जाता है धारा अनुवर्ण वेग में संबंध पूछ लिया जाता है और कई बार धारा घनत्व और अनुवर्ण वेग में संबंध आता है। जैसे आपके यहाँ धारा घनत्व अनुवर्ण वेग में संबंध पूछा जा रहा है, पेपर में किस प्रकार से डायग्राम रहेगा, किस प्रकार से आपको लिखना है, पूरा उसी फॉर्मेट दिया है। तो आपको क्या है तैयार करके रखना है। ये आपका दिया हुआ है कि माना पी क्यू हमने क्या है चालक है जिसकी लंबाई एल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, चालक का आयतन कब क्या हो एल हो जाएगा। लिखना किस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो आपको तैयार कर लेना है। ओके, और बाकी जो अगर बैच में मैंने आपको जो क्लास तो का बैच है फिजिक्स सब्जेक्ट में मैंने सभी आपको ये क्वेश्चन बहुत डिटेल से अच्छे से समझाए भी हैं, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, अभी कम टाइम में हमें क्या सब कवर करना है तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ओके, तो ये आपको तैयार करना है और आपको पूरा यहाँ तक नीचे तक आपको इसे सॉल्व करना है। अगर पेपर में आता धारा अनुवर्ण वेग में संबंध तो यहीं तक करना है, लेकिन अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है धारा घनत्व में पूछा जा रहा है, अनुवर्ण वेग में संबंध तो यहाँ तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पूरा आपको सॉल्व रहने वाला है। क्लियर है। ओके, आगे देख लेते हैं। क्लास 12 के बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैंने एक क्वेश्चन को पहले ही आपके सभी इंपॉर्टेंट थे तैयार कराएं, सॉल्यूशन के साथ बताएं और समझाएं डिटेल से। ओके, ताकि आप आसानी से सीख सकें। ओके, तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है क्लास 12 के बैच में के बारे में जानकारी लेकर क्लास 12 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना चाहिए।
पहले तो ये हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बीट-स्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। तो बीट-स्टोन सेतु का सिद्धांत आपको देखना है, किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए इसके संतुलन की शर्तें भी आपको लिखना है। तो ये आपका रहने वाला है बीट-स्टोन सेतु का सिद्धांत। किस प्रकार से लिखना है, ये आपका डायग्राम रहने वाला है। ये बीट-स्टोन सेतु का पूरा बताया जा रहा है। फिर आपको क्या है, सूत्र की पूरी स्थापना किस प्रकार से करनी है। इसका जो सिद्धांत होता है P/Q = R/S है। ओके, इसे अब आपको किस प्रकार से निकालना है वो आपका दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारे यहाँ तक क्या कंप्लीट हो जाता है। जिस प्रकार से दिया है सेम इसी प्रकार से आपको पेपर में करना है। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मेट रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। आगे जैसे आपका नेक्स्ट है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बाय वेग के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। बाकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कम इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो आया नहीं है। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये आपका दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बाय वेग का व्यंजक, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ये पूरा आपका रहने वाला है। ओके, तो अगर आप तैयार करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। यहाँ आपका क्या व्यंजक ये पूरा आ जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे इसके नेक्स्ट से पूछा जा रहा है, किसी धातु चालक में इलेक्ट्रॉनों का बाय वेग ताप में वृद्धि के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो सॉल्यूशन आपका रहने वाला है ताप में वृद्धि। ये इतना बस आपका सॉल्यूशन रहने वाला है इस क्वेश्चन को जो भी बताया है। ताप में वृद्धि होने पर इलेक्ट्रॉनों के धन आयनों की टक्कर की दर बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल T घट जाता है। इस कारण ताप बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों का जो बाय वेग है घट जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर वह विद्युत ऊर्जा और तथा विद्युत शक्ति के लिए आपको व्यंजक निरूपित करना है। तो ये आपका दिया है क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन किस प्रकार से रहना है, अगर आप इसे तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपका रहने वाला है। ये तो आपका थोड़ा सिंपल है और ये आपका आ जाता है। विद्युत सामर्थ्यता तक आपको दिया हुआ है। तो P=V²/R वाट। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या अध्याय 3 के हमने क्या है पूरे क्वेश्चन देख लिए। अब आ जाता है अध्याय 4। अध्याय 4 की हम कवर कर लेते हैं। ओके, तो अध्याय 4 में सबसे पहले हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं। पहला हमारा वायो-सावर्ट का नियम लिखिए। तो वायो-सावर्ट का नियम हमारा क्या है, तो ये आपका दिया है वायो-सावर्ट का नियम। पहले तो आपको ये फॉर्मूला पूरा आपको अच्छे से याद कर देना है। ओके, ये पूरा आपको तैयार होना चाहिए। मेन आपका ये रहने वाला है वायो-सावर्ट का नियम। इसके बाद एम्पियर का परिपथ नियम, जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला। बोर्ड एग्जाम में सभी एकदम क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो आपको एम्पियर का परिपथ नियम तैयार कर लेना है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का एक बंद वक्र सी के अनुदेश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिवर्तित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ये आपका एम्पियर का परिपथ नियम है। फिर कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो एम्पियर का परिपथ नियम भी देख लिया है। फिर नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल आघूर्ण के लिए सूत्र लिखिए, यह कब अधिकतम होता है। तो आंसर किस प्रकार से आपका रहने वाला है, तो ये आपका दिया हुआ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र आपका ये दिया हुआ है। ओके, सूत्र आपने पूछा जा रहा है बल आघूर्ण का, तो ये आपका बता दिया गया है। इसके बाद अब इसमें आपको जब भी कोई सूत्र जब भी पूछे तो सूत्र तो आपको बताना है। तो उसके साइन का क्या मतलब होता है, जैसे n है तो n क्या है, फेरों की संख्या है। ओके, ए क्या है, लूप का क्षेत्रफल है। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपको जरूर मेंशन करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। ओके, डायरेक्ट नहीं कि आप सूत्र बस लिख के चले आए पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। सूत्र लिखना, उसके साथ आपको जो एन ए बी और जो भी आपने लिखा हुआ है टी, वो सब आपको बताना पड़ेगा कौन क्या है। ओके, इस प्रकार से पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कब अधिकतम होगा। तो बताया जा रहा है आपका कि क्या बताया जा रहा है, थीटा लूप के चुंबकीय आघूर्ण का चुंबकीय और ये सब आपका दिया, यह आपका होगा। यह बल आघूर्ण तब अधिकतम होता है जब लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम इसमें पूछा जा रहा है, एन फेरों वाली धारावाही वृत्ताकार कुंडी के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लिखिए और यह किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसमें भी आपको सूत्र पूछा जा रहा है, तो सूत्र आपका ये हो जाएगा। ओके, तो सूत्र आपका ये दिया हुआ है, तो ये आपको सूत्र तैयार कर लेना। इसमें बी क्या है आपका, तो आई क्या है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा है। एफ क्या है, फेरों की संख्या है। आर क्या है, कुंडली की त्रिज्या। तो ये भी आपको मेंशन यहाँ करना है। किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी पूछा जा रहा है। तो ये हमारा किन कारकों पर निर्भर करता है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र का मान निर्वात की चुंबकनशीलता पर भी निर्भर करता है। अब देखिए जो निर्भर किन पर करेगा, जो फॉर्मूला में जो आपके इनके दिए हुए हैं वही इनकी चीज पर निर्भर करेगा, वो कुंडली के माध्यम से भी क्या है ये प्रभावित होगा। ओके, फिर संट किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। संट एक अल्प प्रतिरोध होता है, तार होता है जो धारा मापी की कुंडली के समांतर क्रम हो जाएगा आपको, समांतर क्रम में लगाया जाता है। कुंडली के साथ संट लगा देने से मुख्य धारा का अधिकांश भाग संट से प्रभावित होता है, तरह धारा मापी क्षतिग्रस्त होने से बच जाता है। ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है। अब आ जाते हमारे 3 नंबर वाले प्रश्न। 3 नंबर वाले प्रश्न पहला हमारा, चुंबकीय क्षेत्र के वायो-सावर्ट नियम और स्थिर विद्युत के कूलाम नियम में समानता और असमानता लिखिए। यानी जो वायो-सावर्ट नियम है और हमारा कूलाम नियम है, इसमें क्या समानताएं हैं
और फिर क्या असमानता है दोनों बतानी है। तो पहले हम समानताएं देख लेते हैं। जैसे समानता है तो पहला पॉइंट है कि दूरी पर निर्भर। समानता क्या, दोनों क्या दूरी पर निर्भर रहते हैं। दोनों ही नियम क्या उत्पन्न क्षेत्रों की तीव्रता स्रोत के दूरी के वर्ग के विकर्णानुपाती होते हैं। फिर इसकी सुपरपोजिशन सिद्धांत में क्या होता है, इसको भी दोनों क्या है पालन यहाँ करते हैं। लिखना किस बार समानता हेडिंग डाल के कौन की समानता है वो आपने बताई है। इसके आगे देख लेते हैं। फिर रैखिक स्रोत विद्युत क्षेत्र की तरह चुंबकीय क्षेत्र में भी रैखिक होते हैं। फिर अब ये हमने समानता देखी। अब असमानता कौन कौन सी है, तो स्रोत का प्रकार है, उत्पन्न क्षेत्र की प्रकृति, कोण पर निर्भर क्षेत्र की दिशा, इन सब में क्या असमानता है। और जो पहले हमने क्या देखी वो समानता देखी। तो ये तरीका आपका रहने वाला। अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको पहले समानता बता देनी है फिर असमानता बता देनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ये कब शून्य होता है। तो लॉरेंज बल क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले कुल बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। एक वाक्य में आ जाता है कई बार, ओके, तो इतना बताना है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले जो कुल बल होता है वो लॉरेंज बल कहलाता है। और यह कब शून्य होता है, जिसमें विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों शामिल होते हैं। ओके, अब ये शून्य कब होता है, यह तब शून्य होता है जब कण, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, तो कण पर आवेश ही ना हो या फिर कण की स्थिर हो। कब वो शून्य हो सकता है, जब कण आवेश ना हो या कण स्थिर हो या फिर गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति कर रहा हो, तब ये क्या शून्य हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, आपको इग्नोर यहाँ करना है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ पांचवा, ये अनियमित आकृति का कोई विद्युत धारा बाह्य पास की किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यदि तार लचीला है तो यह वृत्ताकार आकृति की ग्रहण कर लेता है। सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो उसका ये आपका रहने वाला है। ओके, तो इसे भी आपको क्या तैयार करना है, पढ़ना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है आपके ये दो क्वेश्चन आपके ऊपर से रहने वाले हैं, ये दो आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, तो पाँच आपके यहाँ 5 क्वेश्चन दिए तो कम से कम 3 क्वेश्चन मैंने बता दी, पहला दूसरा और आपका चौथा आपका 5वां। ओके, 5 में से 3 याद कर लेते हैं, इनमें से कोई ना कोई आपका आ ही जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। 4 नंबर वाले प्रश्न में कौन सा, पहला हम देख लेते हैं कि धारा मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक लिखिए तथा इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है। पहले तो सुग्राह्यता के बारे में बताना है कि धारा मापी सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं, सुग्राह्यता के बारे में बताया जा रहा है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे आपको एक बार तैयार कर लेना है। फिर इसके लिए आपको व्यंजक भी निकालना है। तो सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाएगी, तो व्यंजक देख लेंगे। और सुग्राह्यता उसी तरीके से बढ़ेगी जो सुग्राह्यता पर जो कारक निर्भर होंगे, ओके, उन्हीं से के माध्यम से हम बढ़ा सकते हैं। फिर ये आपका दिया हुआ है सुग्राह्यता का व्यंजक, किस प्रकार से आपको निकालना है इसे आपको देख लेना है। फिर सुग्राह्यता पूछे जा रहा कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो जिन पर निर्भर होगा उसी से सुग्राह्यता बढ़ सकती है, जैसे कुंडली के फेरों की संख्या पर। ओके, फिर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे क्षेत्रफल ए बढ़ाने से सुग्राह्यता बढ़ती है। अधिक सुग्राह्यता के लिए क्या है, फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। जो इसके कारक हैं उसी पर ही क्या है, उसी के पर हम क्या है सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना है, कुंडली में फेरों की संख्या अधिकतम कर सकते हैं। कुंडली की फेरों की संख्या बढ़ाएंगे सुग्राह्यता बढ़ेगी। अगर कुंडली का क्षेत्र बढ़ाएंगे तो हमारी सुग्राह्यता बढ़ेगी। ओके, और एक प्रबलता का चुंबकीय क्षेत्र है तो धारा मापी की सुग्राह्यता बढ़ती है। तो ये सब आपके दिए हुए हैं, सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके बारे में। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, दो समांतर विद्युत धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। यह कब आकर्षण बल और कब यह प्रतिकर्षण बल है। तो इसका ये आपका क्वेश्चन दिया, देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से आपका रहना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेकर आपको इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है आकर्षण बल प्रतिकर्षण के बल के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो भी आपके यहाँ बताया जा रहा है, कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे नेक्स्ट हमारा, किसी धारावाही बत्ती कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसका दोस्तों यहाँ से आपका सॉल्यूशन रहने वाला है, ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसकी शॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, किसी धारावाही बत्ती कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसे थोड़ा सा आपको क्या सॉर्ट आउट करके तैयार करना है। ओके, और ये दोस्तों आपका यहाँ आ जाता है कंप्लीट, क्लियर है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ 5 क्वेश्चन थे, 3 जो आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको क्या है तैयार कराया था। तीनों बस आपको तैयार कर लेना है, इनसे आपका काम हो जाएगा। बाकी आप ये 2 पढ़ना चाहें तो 2 भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, लेकिन आपको क्या है तीनों तैयार कर लीजिए तो भी आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। अब दोस्तों आपका जो लास्ट अध्याय है, अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव, इससे हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको केवल 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आने वाला है। तो आपके 10 क्वेश्चन दिए हैं, चलिए क्रम से दोस्तों हम फास्ट ही सॉल्यूशन देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि एक दंड चुंबक की उसकी लंबाई के लंबा 2 भागों में विभाजित किया जाए। तो क्या इसका सॉल्यूशन आपको लिखना है।
तो यह होगा आपका आंसर। एक दंड चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 भागों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा नया भाग क्या चुंबक बन जाता है, जिसकी एक उत्तरी और दूसरा आपका क्या है दक्षिणी ध्रुव होगा। लेकिन इसकी ध्रुव शक्ति वही रहती है, जबकि ध्रुव जो चुंबकीय आघूर्ण होता है आधा हो जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई आधी कर दी गई है, तो इसकी जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो आधा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो ये आपके क्रम से दिए हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना और कुछ सिंपल लैंग्वेज में जैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए वही दिया है कि एक लाइन में दिया हुआ है। ओके, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से आकर्षित हो जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं कौन से अनुचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा में अगर दुर्बल रूप से क्या है चुंबकित हो रहे हैं तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, जैसे सोना चांदी आपका पारा हो जाता है। लौह चुंबकीय में जो बहुत ज्यादा तीव्र बल से चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित हो वो आपका चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा निकल ये सब। ओके, फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण पूछे जा रहे हैं। तो क्या होते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर जाती हैं। क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव की से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है बंद वक्र बना होती है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में 2 मूलभूत अंतर, तो इसे आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके, फिर चुंबकत्व संबंधी आपको क्या गॉस का नियम लिखना है। तो चुंबकत्व संबंधी आपको गॉस का नियम क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ के से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या है सदैव शून्य होता है, और इस पर से आपको दिखाना और ये आपको डायग्राम भी आपको यहाँ बनाना है, लिखना जिस तरीके से आपका दिया हुआ है। एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में ये क्वेश्चन आपका आया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि किसी पदार्थ के चुंबकन एम को परिभाषित कीजिए तथा इसका क्या मात्रक भी आपको लिखना है। तो किस प्रकार से किसी चुंबकन एम को आप परिभाषित कर सकते हैं, तो चुंबकन को किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन में मौजूद कुल चुंबकीय आघूर्ण के रूप में हम क्या है व्यक्त कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। मात्रक पूछे जा रहा है तो एम्पियर प्रति मीटर इसका क्या मात्रक होगा, उसके साथ ही एक सदिश राशि है क्योंकि इसके परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट चुंबकीय तीव्रता H को परिभाषित कीजिए और इसका आपको क्या मात्रक बताना है। चुंबकीय तीव्रता का परिभाषित करना है। तो चुंबकीय तीव्रता क्या को किसी सामग्री पर लागू बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत के रूप में हम क्या इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद मात्रक बताना है, तो मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर, इसका मात्रक आपका हो जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है स्थायी चुंबक बनाने वाले पदार्थ में क्या गुण होने चाहिए। तो स्थायी चुंबक बनाने वाले पदार्थ में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पहला कि उसकी चुंबकनशीलता अधिक होनी चाहिए। दूसरा जिसकी धारणशीलता है वो भी अधिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, ताकि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न कर सके। तीसरा है कि निग्राहिता अधिक हो, जैसे ताकि गर्म करने पर या गिरने पर क्योंकि जो चुंबकीय गुण है वो है परिवर्तित ना हो, साथ ही अन्य चुंबकीय क्षेत्रों पर की उपस्थिति में इसका चुंबकत्व नष्ट ना हो। तो ये आपके हैं स्थायी चुंबक बनाने वाले पदार्थ के गुण। और मेन कौन सा इसमें ये सब गुण किसमें लागू होते हैं, तो सबसे ज्यादा स्टील में जो स्टील होता है उसमें लागू होते हैं हमारे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 5 अध्याय के फास्ट ही कंप्लीट आपको वस्तुनिष्ठ भी बता दिए थे और हमारे क्या है क्वेश्चन आंसर भी बता दिए थे। तो 4 वीडियो है टोटल, 2 वीडियो मैंने आपके क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ कवर कर दिए थे और 2 वीडियो मैंने आपके क्या क्वेश्चन आंसर कवर कर दिए। तो टोटल 4 पार्ट में आपका पूरा प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन मैंने कवर करा दिया है। जितने क्वेश्चन बताए सब दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। आप अपने से पढ़ना चाहें और क्वेश्चन पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बताए हैं 4 वीडियो में वस्तुनिष्ठ और चाहे क्वेश्चन आंसर वो आपको पेपर तैयार करके पेपर देने जाना है। फिर आपको आकर इसी वीडियो में कमेंट करना है कि आपका पेपर कैसे गया। अगर वास्तव में आपने ईमानदारी से अच्छे से पढ़ा जो बताया तो 100% दोस्तों आप बेहतरीन स्कोर करेंगे त्रैमासिक परीक्षा में। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।